आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित चुनाव विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं हूं तनवीर फातिमा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों और बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 चरणों का चुनाव पूर्वांचल में सिमट चुका है। छठे चरण में कई प्रमुख नेता मैदान में थे, जिनमें मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, दिनेश यादव निरहुआ, बाबू सिंह कुशवाहा और लालजी वर्मा शामिल हैं। तो आज दिन भर क्या रहा मतदान का हाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। योगेश जी, सबसे पहले आज के आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो शाम तक के आंकड़े जो हमारे पास हैं, इनमें 54% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। जल्दी ही नतीजे हमारे सामने होंगे। अब तक जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है और जनता ने वोट डाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसे 2-3 तरह से देखने की ज़रूरत है। पहला, इलेक्शन कमीशन ने जैसा कैंपेन किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह सुविधाएं दी, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेंटर्स बनाए, उस लिहाज से देखा जाए तो ये मतदान का प्रतिशत इलेक्शन कमीशन की सफलता पर एक सवाल है। इलेक्शन कमीशन को निराश होना चाहिए। लेकिन अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें, चुनाव में वोटिंग परसेंट को देखें, तो नहीं लगता है कि ये बहुत खराब है। वो उसी ट्रेंड को रिपीट कर रहा है, और जो ट्रेंड को रिपीट कर रहा है तो ऐसे में बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नज़रिया है, जब भी कोई चेंज होता है, आप 1977 का इलेक्शन देखें, 1984 का इलेक्शन देखें, 2014 का इलेक्शन देखें, जब कोई बड़ा चेंज होना होता है तब मतदान प्रतिशत बढ़ता है और मतदाता बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस इलेक्शन में कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। लगता है लोगों को कि सरकार रिपीट करेगी, सरकार वही रहेगी, कम ज़्यादा सीटें पाएगी। तो जब कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई बड़ा अभियान नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो वोट परसेंट बढ़ने की कोई स्थिति बनती नहीं है। जी, आज का जो मतदान था, इसमें कई जगहों से कुछ शिकायतें भी मिली हैं। विपक्ष ने कुछ बूथों पर फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया है। क्या लगता है आपको, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, अभी जो सिस्टम है, जिस तरह ईवीएम है, जिस तरह वहाँ सिक्योरिटी होती है, जिस तरह की सुविधा होती है, सब लोगों के एजेंट होते हैं, ये सिर्फ विपक्ष के आरोप का एक आधार है कि विपक्ष को कुछ कहना है, इलेक्शन के सिस्टम पर सवाल खड़ा करना है, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना, एक ये रवायत है। तो ये उसका नतीजा है। बाकी देख के नहीं लगता कि कहीं आप बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, कहीं पर आप ईवीएम को ख़राब कर सकते हैं, कहीं पर कोई आप ऐसी घटना कर सकते हैं जिससे आपके फेवर में मतदान हो जाए। ऐसी कोई सिचुएशन पोलिंग बूथ पर जाते हुए किसी मतदाता को नहीं दिखती है। जी योगेश जी, इस चरण का चुनाव प्रदेश के पूर्वांचल की सीटों पर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या अहम मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर यहाँ के मतदाता वोटिंग करते हैं? देखिए, पूर्वांचल की एक अलग किस्म की भौगोलिक स्थिति भी है, आर्थिक स्थिति भी है जी। और इस पूरे इलाके में ये पूरा चुनाव इस तरह फैला हुआ है कि कई तरह के मुद्दे हो जाते हैं, और जो अलग अलग इलाकों के मुद्दे होते हैं उनको अलग अलग ढंग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मोटे तौर पर यहाँ किसानों को बीज नहीं मिलना, खाद नहीं मिलना, किसानों के मूल्य का जो है उसका भुगतान नहीं हो पाना, जैसे गन्ना गिर गया, भुगतान देर से हो रहा है। तो किसानों की मूल समस्याएं इस पूरे इलाके में है। इस इलाके में गरीबी है। लोग गरीबी को तो कंपनसेट प्रधानमंत्री की योजनाओं के मार्फत कर ले रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, इसी के साथ अब अम्बेडकर नगर में आइए। अम्बेडकर नगर में हथकरघा की सारी मिलें बंद हैं। अम्बेडकर नगर की समस्या ये है। अगर आप श्रावस्ती में आते हैं, वहाँ समस्या दूसरी है। तो इन हर इलाकों में किसान की समस्या है, नौजवान की समस्या है,
और लाभार्थी क्लास को इतना मिला है कि जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो इसलिए किसी को रिएक्शन नहीं है। यह जरूर है कि सरकार को अब चाहिए कि वो इस इलाके के अलग अलग फ्रेमिंग करे। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक समस्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूपी की ये समस्या नहीं है, ईस्टर्न यूपी की, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी समस्या है, एजुकेशन भी समस्या है, वहाँ पर अगर कनेक्टिविटी है हॉस्पिटल्स की तो मशीनें नहीं है, तो अलग अलग समस्याओं को एड्रेस करना होगा, तब जाके इस पूरे पूर्वांचल इलाके की समस्या को आप हल कर पाएंगे या एड्रेस कर पाएंगे। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे प्रयागराज प्रतिनिधि प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। प्रवीण जी, आज दिन भर इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कैसी गहमा गहमी देखने को मिली? बता दें कि प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर आज दिन भर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। लगभग मतदाताओं ने जिस तरह का उत्साह देखा, उससे 51% की जो वोटिंग हुई है उस, और यहाँ पर जो दो प्रत्याशी हैं, एक तरफ 3 बार सांसद रह चुके कुंवर रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण, और दूसरी तरफ पूर्व राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी के बीच खड़ा मुकाबला है जी। बता दें कि दिन भर का जो वोटिंग रहा, जगह जगह पर कुछ मामूली सी शिकायतें हैं, उसको जो निर्वाचन आयोग था उसको समय रहते दूर कर लिएगा। लेकिन करैली एक इलाका है इलाहाबाद संसदीय सीट का जी, जहां पर एक समस्या आई थी। वहां पर इलाहाबाद जो संसदीय सीट है, जो करैली इलाके में कुंवर रेवती रमण के द्वारा जो है एक बूथ पर बिना पास के जबरन घुसने पर उनको पुलिस के द्वारा कहासुनी हो गई, जिसके दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाद में कुछ समय बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया जी। इसको लेकर के वहां काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच गए, लेकिन समझाने बुझाने के बाद कुल मिलाकर मामला शांत हो गया। ठीक है प्रवीण जी, ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, 2019 में इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी, बाकी 4 बसपा और एक सपा के पाले में आई थी। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, वहीं इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ हैं, जबकि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इस बदले हुए चुनावी समीकरण का कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बदले हुए चुनावी समीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा था कि मायावती अपनी वोट ट्रांसफर कराने की करिश्माई लीडर मानी जाती हैं। कांग्रेस के पास न तो वोट है न ट्रांसफर करा पाते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव भी अपना वोट ट्रांसफर कभी करा पाए हों, इस तरह की कोई नज़ीर, इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। तो ऐसे में अगर ये कहना कि इन दोनों लोग के मिलने से 1-1-11 होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। 1-1-2 हो सकता है, और 2 होने में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए या चुनौती देते हुए यह गठबंधन नहीं दिखता है पूर्वांचल के पूरे इलाके में। जी, इस चरण में एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर टीएमसी भी मैदान में है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जिस सीट पर है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ 1-1 है, पर टीएमसी की कोई उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो अभी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फेमिलियर नहीं है, वहाँ के मतदाताओं के लिए फेमिलियर नहीं है। अगर टीएमसी का उम्मीदवार यहाँ के किसी चुनाव चिन्ह पर उतरता, साइकिल पर या हाथ पर, तो चुनौती मानी जा सकती थी, और ये माना जा सकता था कि टीएमसी का जो उम्मीदवार उतरा है सपा के या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे, वो कोई करिश्मा करेगा, कोई वोटों का जखीरा खड़ा कर पाएगा, अपने लिए कोई बड़ा स्कोर कर पाएगा, यह संभव था। लेकिन टीएमसी के चुनाव निशान पर यह संभव नहीं है, और जिस इलाके में वो लड़ रही है टीएमसी, वहाँ और भी मुश्किल है यह। जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ गन्ना, धान और गेहूं की खेती होती है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, किसानों के क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावित रहे हैं? देखिए, किसानों के मुद्दे वैसे तो इस चुनाव में उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो इशू है उसको अलग अलग समय पर सरकार ने अपने हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है। जैसे गन्ना किसानों की समस्या यह है कि उनके भुगतान समय से नहीं हुए। राज्य सरकार ने भुगतान को करने की दिशा में अच्छी पहल की है और बड़े स्कोर खड़े किए हैं, बहुत किसानों का भुगतान हुआ है। धान के किसानों का जहाँ तक सवाल उसमें बहुत साफ है कि इन्होंने धान की खरीद की है। खरीद का प्रोसेस इनका ऐसा है कि आपको बहुत परेशानी नहीं हो रही है। तो किसानों के लिहाज से ये नहीं कह सकते कि कोई कंसोलिडेशन है, उनका कोई एक साथ की ग्रीवेंस है उनकी, और वो कंसोलिडेट होकर पूरे इलेक्शन को प्रभावित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखता पूर्वांचल में।
जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश ने देश को न सिर्फ कई अहम राजनेता दिए हैं, बल्कि यहाँ के लोग राजनीति को लेकर काफी जागरूक होते हैं। तो क्या आज का जो मतदान प्रतिशत है, इस बात पर खरा उतरता दिखता है आपको? नहीं, मतदान प्रतिशत तो खरा उतरता नहीं दिखता है, पर यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। इसकी वजह यहाँ के लोगों की जागरूकता को नहीं कहा जाना चाहिए। इस इलाके में जो फसलें होती हैं, जैसे गन्ना फसल है, गन्ना फसल एक बार लगा दीजिए 3 साल तक काटिए, तो अब उसमें बार बार न तो गुड़ाई करनी पड़ती है, न पानी देना पड़ता है। तो यहाँ का किसान, यहाँ का आम आदमी, यहाँ का खेतीहर खाली बहुत रहता है। तो खाली रहने में उसके पास पॉलिटिकल डिस्कशन के अलावा कोई सवाल नहीं बचता है, कोई इशू नहीं बचता है। और पॉलिटिक्स ने भी यहाँ घर घर तक जगह बना ली है। पंचायत के चुनाव के चलते, ग्राम प्रधान के चुनाव के चलते हर घर में पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, पॉलिटिक्स का नफ़ा नुकसान मिलता है। तो ये लोग जागरूक तो हैं, पर वोट देने जाएंगे इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोट देने के लिए तमाम इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन काम करते हैं। जैसे मौसम अच्छा नहीं है, पोलिंग बूथ दूर हो सकता है, उनकी समझ का कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अप्रोच ना किया हो, ये भी हो सकता है। अब तो ये भी इशू है कि अप्रोच किया कि नहीं किया। पंचायत चुनाव ने एक नई ट्रेंड इस्टेब्लिश की है कि आप अप्रोच कीजिए। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके नाते अगर जागरूक भी मतदाता तो भी उस मतदाता के लिए वोट देने जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पॉलिटिक्स में अवेयरनेस होना और वोट परसेंट का कम होना, दो अलग अलग इशू के लिहाज से डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। माइग्रेशन इसमें कितना बड़ा फैक्टर है आपको लगता है? देखिए, माइग्रेशन एक बड़ा फैक्टर है, पर माइग्रेशन को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एक आदमी इलाहाबाद से चला और इलाहाबाद से लखनऊ आ गया, दिल्ली चला गया। उसको ऐसे देखना चाहिए कि अभी बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो इलाहाबाद गांव के भी वोटर हैं, इलाहाबाद शहर के भी वोटर हैं। इसी के साथ लोगों को लगता है कि वो 2-3 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो कहीं उनकी ऐसा ना हो कि वहाँ के निवास प्रमाण पत्र में उनको दिक्कत हो जाए। तो लोग 2-3 जगह, आमतौर पर 2 जगह तो होते ही हैं। मैं एक कमेटी में मेंबर था इलेक्शन की, तो उसमें हम और उमेश सिन्हा ने एक डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कराया बरेली का। आप सोचिए, बरेली के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,30,000 लोग ऐसे थे जो या तो 2 बार मतदाता थे या 3 बार मतदाता थे। यानी गांव से निकला आदमी, उसने शहर में मकान बनाया, शहर में मतदाता हो गया। क्योंकि मतदाता पहचान पत्र उसके लिए एक नागरिकता का प्रमाण पत्र भी उस समय माना जाता था, अब तो कई डॉक्यूमेंट आ गए हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके नाते ये सोचना होगा कि माइग्रेटेड वोटर, जंपिंग वोटर, अच्छा, और ऐसे बहुत से वोटर हैं जिन्होंने अपना मकान बदल दिया। अब वो एक कॉलोनी में थे, मान लीजिए कोई आदमी लखनऊ के निराला नगर में था, उसने मकान माना लिया गोमती नगर में, दोनों जगह वोटर है। तो ये भी एक बड़ा इशू है माइग्रेशन। पर माइग्रेशन को जिले के स्तर से शुरू करना चाहिए देखना, और फिर बाहर तक देखना चाहिए। जी योगेश जी, चुनाव का सिर्फ एक चरण शेष है और जल्दी एक नई सरकार का गठन होगा। आखिरी चरण में आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मतदाताओं के लिए तो सिर्फ 2 तरह के संदेश हैं कि वो वोट देने जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनें, अपनी पसंद की सरकार चुनें। जब वो वोट देने जाएंगे तो अपनी पसंद के नेता चुनने में उन्हें सुविधा होगी, और वोट देने के बाद जब वो सरकार के कामकाज, अपने नेता के कामकाज की आलोचना करेंगे तो उन्हें नैतिक रूप से लगेगा कि वो ठीक काम कर रहे हैं। आप वोट देने नहीं गए और आप लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो वो आपके नैतिक रूप से मॉरल ग्राउंड पर आप करेक्ट नहीं है, और इंसान के लिए मॉरल ग्राउंड पर भी करेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों और एक दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जिनमें प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटें जैसे वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर आदि शामिल हैं। आकाशवाणी की सभी श्रोताओं से अपील है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जोश को बरकरार रखते हुए अंतिम चरण में अधिक से अधिक मतदान करें। नमस्कार। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. वोट देने जाएंगे देश के लिए। हमें
हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.